नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि देहरादून से, जहां पर सेवादार सदस्यों के दल के वाहनों का फ्लैग ऑफ और सीएम धामी ने वाहनों को फ्लैग ऑफ किया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है। केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दलों के वाहन हैं और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी तमाम भक्तों के लिए कि 21 से 25 अप्रैल तक भंडारे का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दल के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है। इन सेवादारों ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 21 से 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाम पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा और बाबा केदार की डोली के गुप्त काशी से केदारनाथ पहुंचने तक की यात्रा पर तमाम पड़ावों पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा और केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दलों के वाहन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया है। इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं और 4 धाम यात्रा की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। बाबा केदार की कृपा से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं के सभी धामों की कृपा से ये यात्रा हमारी बहुत ऐतिहासिक होगी। बहुत लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है, आस्था है, श्रद्धा है। पूरे देश के लोग लगातार बुकिंग करवा रहे हैं। 16 लाख के लगभग लोगों के अभी तक पंजीकरण हो गए हैं। ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठनों के लोग, सामाजिक लोग, सेवादार सभी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कोई भंडारा चला रहा है, कोई सेवा के काम कर रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सब लोग यात्रा को सफल बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारा ध्येय है कि पूरे देश भर से आने वाले श्रद्धालु अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से अपने दर्शन कर पाएँ, उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हम सबकी आतिथ्य के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड पूरा यात्रा बाबा केदार की कृपा से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से हमारे सभी जुड़े हुए हैं। तो पवन, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जिस तरह से हरी झंडी दिखाकर तमाम वाहनों को रवाना किया गया है, क्या इनका उद्देश्य है, क्या इनकी जिम्मेदारियां हैं? बिल्कुल आलोक, आपको बता दें कि 22 तो पवन दीक्षित से हमारा संपर्क टूट गया है। थोड़ी देर बाद हम एक बार फिर से पवन दीक्षित से संपर्क करेंगे और इस पूरी खबर पर निश्चित तौर पर अपडेट्स ले पाएंगे कि सीएम धामी ने जिन वाहनों को फ्लैग ऑफ किया है, इनकी क्या अहम भूमिका केदारनाथ यात्रा में हो सकती है, क्या इनको जिम्मेदारियां तय की गई हैं और अगर इन सेवादारों के जत्थे को इसी तरह से लगातार प्रशासनिक सहयोग मिलता है तो इस बार की केदारनाथ धाम की यात्रा कितनी सुखद और दिव्य होने वाली है। तो धाम के सेवादार सदस्यों के दलों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रवाना किया है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सेवादार लगातार प्रसन्न थे और उसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काफ़ी खुश थे। समय से पहले इस बार तैयारियों को पूरा किया गया है और चाक चौबंद इस बार व्यवस्था भी धाम यात्रा में होने वाली है। पिछले साल आप सभी को याद होगा कि धाम की यात्रा के समय तमाम लोगों को चिकित्सकीय सहायता अनुपलब्ध होने की शिकायतें थीं। तमाम बुजुर्गों की जान भी गई थी, कुछ लोगों को चक्कर भी आए, बेहोश भी हुए और डॉक्टर्स की कमी देखी गई थी। लेकिन इस बार कम से कम 80 MBBS डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा। उनके साथ ही मेडिकल के छात्र भी रहेंगे जो जगह जगह पर स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। आगामी 4 धाम यात्रा के दौरान सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करने वाले हैं। इसे देखने के लिए प्रदेश में मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये मॉक ड्रिल हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन की यह मॉक ड्रिल हुई है। इसके तहत उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने की घटना सामने आई और हरिद्वार में गंगा में बाढ़ आने से 12 श्रद्धालु लापता हुए। वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी हालात का जायजा लेने के लिए कंट्रोल रूम भी पहुंचे। तो उत्तरकाशी में बादल फटा
और साथ ही घाटी में बाढ़ भी आई। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई वास्तविक घटना नहीं थी, ये वर्चुअल परिस्थितियां तैयार की जाती हैं जब भी मॉक ड्रिल होती है। और बादल फटने के बाद किस तरह से प्रशासनिक टीम अलर्ट होकर रिएक्ट करती है, उस पूरे अभ्यास को ही मॉक ड्रिल का नाम दिया जाता है। तो बाढ़ और बादल फटने की इस मॉक ड्रिल को तमाम प्रशासनिक कर्मचारियों के सहयोग से, जनता के सहयोग से अभ्यास किया गया है कि अगर ऐसी कोई घटना आने वाले भविष्य में होती है तो प्रशासनिक जो टीम है और उसके साथ ही जो कंट्रोल सेंटर है वो किस तरह से आपसी समन्वय के चलते तुरंत लोगों की जान बचाएंगे, लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराएंगे, किस तरह से लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से रोका जाएगा। अब आइए आपको उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर यमुनोत्री के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। कपाट खुलने से पहले यमुनोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। 22 अप्रैल को खुलने हैं यमुनोत्री धाम के कपाट और बर्फबारी से आसपास का मौसम बेहद सर्द हो चुका है। 22 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने हैं और बर्फबारी से आसपास का मौसम सर्द हो चुका है। तो यमुनोत्री के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बहुत ही शुभ संकेत ये माना जाता है। यमुनोत्री धाम में जब भी कपाट खुलते हैं, अगर बर्फबारी होती है तो इस पूरे क्षणों को बहुत ही शुभ समाचार के तौर पर माना जाता है। और जब भी कपाट खुलते हैं उस वक्त वहां के जिलाधिकारी भी टीम के साथ मौजूद रहते हैं, क्योंकि उन्हीं की निगरानी में कपाट बंद किए जाते हैं। और जब भी धाम के कपाट खुलते हैं तो डीएम भी वहां पर मौजूद रहते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के निर्देशन में कपाट खोले जाते हैं। तो 22 तारीख नियत की गई है जब यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। जिलाधिकारी भी उस वक्त मौजूद रहेंगे, तमाम बड़े पुजारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद कपाट खुलने के बाद डोली को यहां पर स्थापित किया जाता है और विधिवत पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाती है। प्रथम पूजा अर्चना के बाद ही लोगों को दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। और इसी बीच में शुभ समाचार यही, और उसकी तस्वीरें भी प्राइम न्यूज आपको सबसे पहले लगातार दिखा रहा है कि बर्फबारी शुरू हो गई है। हल्की बर्फबारी है, लेकिन इससे आसपास का मौसम बहुत ही सर्द हो गया है और इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले से ही सेवा दलों को रवाना कर दिया गया था। रास्ते की बर्फ को हटाया जा चुका है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। और अधिक जानकारी, अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र यहां पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हल्की बर्फबारी शुरू हुई है, कितना शुभ संकेत है, और 22 अप्रैल को जिस तरह से कपाट खुलने हैं, तैयारियां कहां तक पहुंची? सूरज जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में लगातार 2 दिनों से जो बारिश हो रही है और जो यमुनोत्री और गंगोत्री में लगातार जो कल भी और आज भी जो बर्फबारी हुई है, उससे मौसम काफी यहाँ का सुहाना हो चुका है और तो काफी अच्छा हो रखा है, जिससे कि प्रशासन ने जो रास्ते में जो बर्फ पड़ी है उसको हटाने का काम और रास्ते को दुरुस्त करने का काम पूरा कर लिया गया है। बिल्कुल। और उपेंद्र, जिस तरह से बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है और तारीख भी बिल्कुल पास आ गई है, 22 तारीख को ही यानी परसों ही कपाट खोल दिए जाएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर जो रास्ते में बर्फ वगैरह जम गई थी, क्या उन सभी को हटा दिया गया है? जी सूरज जी, मैं आपको बता दूं कि जो बर्फबारी जो हुई थी वो रास्ते से हटा दी गई है और रास्ते पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए उपेंद्र। जोशीमठ के पहाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जहां देर शाम से ही बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। येलो अलर्ट का असर सीमांत क्षेत्र जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम पर भी नजर आ रहा है।
मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में येलो अलर्ट का असर आप साफ देख रहे हैं। मेरे पीछे जोशीमठ की जो ऊंची पहाड़ियां हैं वो बिल्कुल बर्फ से लकदक है और अभी बादलों के आगोश में पूरा जोशीमठ क्षेत्र दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, चिनाब वैली से लेकर रुद्रनाथ तक जो है बर्फ की सफेद चादर भीग चुकी है और यही हालात तो आने वाले 24 घंटों में और जो है क्षेत्र का तापमान बिगड़ सकता है। अगर बात की जाए बद्रीनाथ धाम में यात्रा तैयारियों की, तो जो मास्टर प्लान का कार्य वहाँ पे चल रहा है, जो यात्रा तैयारी जो जिला प्रशासन वहाँ पे कर रहा है, उसमें थोड़ा बहुत जरूर अभी आंशिक तौर पे थोड़ा दिक्कत आ रही है। लेकिन 24 घंटे का ये पूर्वानुमान जारी किया गया है और इस पूर्वानुमान के बाद जोशीमठ सहित जो है क्षेत्र की ऊंची जो चोटियां हैं वो बर्फ से लकदक हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम पूरी तरह बर्फ के आगोश में, अब तक करीब आधा फुट जो है बर्फबारी जो बद्रीनाथ धाम में हो चुकी है। प्राइम न्यूज के लिए जोशीमठ से संजय कुंवर। शहरी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण को नगर पालिका की सभागार में जन सुनवाई हुई है। स्थानीय लोगों और पूर्व न्यायमूर्ति BS वर्मा की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी ने सभी का स्वागत किया है और जन सुनवाई में पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नबियाल ने कहा है कि सीमांत क्षेत्र जनजाति बहुल है, मतदाता सूची के आधार पर ही आरक्षण तय होना चाहिए। जो हमको यहाँ सुझाव मिले और जानकारी प्राप्त हुई, उसके आधार पे हम अपनी रिपोर्ट में उसको संकलित करेंगे और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उसका ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ जो जानकारी मिली है, अभी इनके पास आंगनबाड़ी का आंकड़े नहीं आए हैं, तो यहाँ इनको हमने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है। और कोई भी वार्ड मेंबर या कोई भी जनता यदि सर्वे पे वो शिकायत करती है, तो हमने ईओ साहब को कह दिया कि उस जगह जा करके उसका जो है वो करवाए, पुनः जो है उसका आकलन करवाए, ताकि जो है कोई परिवार न छूटे। और अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर जो आज जन सुनवाई जो रखी गई है, वो जो हमारे जो प्रशासन के द्वारा और नगर पालिका के माध्यम से जो सर्वे किया गया है, वो सर्वे जो सही हुआ या गलत हुआ, उसके लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा हुआ है। जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट के आधार पर जो राज्य सरकार ने समर्पित आयोग का गठन किया है, इसमें राजनीतिक विषय बन के आकलन किया जाना है। पौड़ी के अनेथ गांव में बंदर को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में एक गुलदार फंस गया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार अनेथ गांव के लोग लंबे समय से बंदरों के आतंक से परेशान थे। लोगों की परेशानी को देखते हुए वन विभाग ने गांव में बंदरों को पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पिंजरा लगा दिया, लेकिन बीती देर रात पिंजरे में बंदरों की जगह एक गुलदार फंस गया। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को तुरंत सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू करके नागदेव रेंज में छोड़ा है। वाली का मामला है। सुबह प्रधान जी का फोन आया कि मतलब यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक पिंजरे में जो है एक बाघ का बच्चा घुसा और जो है दाना खाते खाते वो उसमें कैद हो गया, जिसको कि रेस्क्यू टीम के द्वारा जो है वापस यहाँ लाया गया मॉडल क्रू स्टेशन में और वहाँ पे डॉक्टर से उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जो कि स्वस्थ पाया गया। इसे अब जो है जंगल में प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता भगवान सिंह यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो भगवान, आपसे जानना चाहेंगे कि इस गांव के लोग बंदरों से कितने परेशान हैं और यहाँ पर वन विभाग को जब सूचना मिली कि बंदरों की जगह गुलदार पिंजरे में है, तो उनका क्या रिएक्शन था? जी बिल्कुल आलोक, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल के कलजीपाल ब्लॉक के अनेथ गांव में एक गुलदार जो कि बंदरों के लिए जो पिंजरा लगाया गया था, इस पिंजरा लगाने के बाद जो पिंजरा लगाया गया था जिसपे लगाया गया था कि बंदरों का यहाँ आतंक मचा था, जिससे ग्रामीणों को वन विभाग को सूचना की गई थी कि तो आप यहाँ पे पिंजरा लगा दिए गए, क्योंकि बंदरों का आजकल लगातार आक्रोश देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों के घरों में घुस जाते थे, जिसके कारण उनके जो खान पान की चीजें उनको लेके फरार हो जाते थे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखा जब कि सुबह यहाँ पे कि तो जो गुलदार के लिए जो पिंजरा जो बंदरों के लिए पिंजरा लगाया गया था, वो पिंजरा के अंदर गुलदार फंस गया, जिसके आनंद फानंद में वहाँ पे ग्रामीणों ने उसको यहाँ पे बताया गया
ताकि जैसे ही तो प्रशासन को पड़ा तो और वन विभाग की टीम वहाँ पे पहुंची और उसको रेस्क्यू करके निकाला गया, जिसके बाद मेडिकल करा के उसके बाद उसको स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है कि कहीं तबियत इस तरह से स्वास्थ्य है कि नहीं है, कि इसके बाद उसको वहीं बताया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए भगवान। खबर पौड़ी जिले से है, जहां पौड़ी जिले की एसएसपी ने उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद और उसके साथी की हत्या होने के बाद पौड़ी जिले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के निर्देश दिए हैं और जिले के समस्त थाना प्रभारियों को इसके निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। एसएसपी ने जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश भी पुलिस टीम को दे दिए। इससे घटना के बाद संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। वहीं अपने अपने थाना क्षेत्र में थाना प्रभारियों को पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी एसएसपी ने दे दिए। जो यूपी में घटनाक्रम हुआ है उसके दृष्टिगत पूरे जनपद में अलर्ट घोषित किया गया है और सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए हैं अपने क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखें, लगातार पेट्रोलिंग करें और संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नज़र रखें। इसके अतिरिक्त जो हमारा बॉर्डर है यूपी से लगा हुआ कोटद्वार का एरिया, वहाँ पे भी लगातार जो हमारे बॉर्डर में है उसमें लगातार चेकिंग जारी है। मौसम विभाग ने जनपद के कुछ स्थानों पर 20 और 21 अप्रैल को गरज के साथ ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनपद में तहसील स्तर पर IRS प्रणाली के नाम सभी अधिकारी और विभागीय नोडल अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पिछले 3 महीने में जनपद हरिद्वार के विभिन्न थानों में आमजन के खोए मोबाइल फोन के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद कर लिया है। हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 252 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। खोए हुए मोबाइल फोन के मालिकों को जब एसएसपी ने फोन दिए तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। सभी ने पुलिस को धन्यवाद किया है। सोमेश्वर विधानसभा के शहीद कैप्टन बहादुर इंटर कॉलेज में पहुंची मंत्री रेखा आर्य ने विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ कर दिया है। साथ ही प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा लगाई गई ये प्रदर्शनी बहुत ही सुंदर रही है। साथ ही मंत्री रेखा आर्य ने इस अवसर पर विद्यालय द्वारा प्रकाशित ज्ञान दर्पण पत्रिका का विमोचन भी किया है और छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने और उस लक्ष्य को प्राप्त करने को कहा है। साथ ही छात्रों को सम्मानित भी किया है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मसूरी के होटल में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने शिरकत की है। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और एसडीएम ने उनका स्वागत किया है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि ज्ञापन में मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण के कार्यों को पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले समाप्त करने की मांग की गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रबंधन के लिए उत्तराखंड बीजेपी की ओर से भी तमाम कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है।
10 कार्यकर्ता पहले गए, 6 कार्यकर्ता हमने भेजा है। इसके साथ साथ मैं 2 दिन के लिए मेरा भी कार्यक्रम लगा है। खासतौर पर वहाँ एक सतना विधानसभा है, उस विधानसभा में मुझे रहना है। तो 25-26 का कार्यक्रम है, केंद्र द्वारा वो कार्यक्रम तय है। उस कार्यक्रम में मेरा स्वयं जाना उसमें होगा। रुड़की में आगामी ईद त्यौहार को लेकर पुलिस सतर्क हो चुकी है और वहीं रमजान के अलविदा जुमा और ईद के त्यौहार को लेकर मंगलौर पुलिस ने ग्रामीणों की बैठक आयोजित की। सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान बैठक में पहुंचे। उन्होंने सभी समुदाय के लोगों से शांतिपूर्वक ईद का त्यौहार संपन्न कराए जाने की अपील की है। लोगों से पुलिस का सहयोग किए जाने को लेकर अपील की गई है। इसके साथ ही उन्होंने आपसी भाईचारे को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। रुड़की में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम ने ग्राम प्रधान बेल्डा पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगा दिए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम ने अपनी ही पार्टी की नवनिर्वाचित मेहवड़ खुर्द से जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी पर फर्जी दस्तावेज बनवाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। देश की आज़ादी के बाद से सन 1948 नैनीसैण, कपीरी, कड़ाकोट इलाके के लोगों ने बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपनी ज़मीन दान कर एक जूनियर स्तर स्कूल की स्थापना की। इसके बाद इंटर स्तर पर उच्चीकरण के 2021 में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नैनीसैण के रूप में स्थापित किया गया है। 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्न क्षेत्रों में देश विदेश में वो सेवाएं दे रहे हैं। इस अवसर पर कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल, हंस फाउंडेशन के उत्तराखंड प्रभारी पद्मेंद्र बिष्ट, जनप्रतिनिधियों के द्वारा कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। जोड़ते हुए जो है इस विद्यालय की मांग रखी। तब लोग जो है अशिक्षित थे, पढ़े लिखे कम थे और लोगों ने जो है इस विद्यालय की जो है पूरे क्षेत्र के केंद्र बिंदु में जो है जोड़कर जो है इसको देखना चाहा। और जो हमारा ये नैनीसैण का विद्यालय है, ये पूरे न्याय पंचायत का सबसे पुराना विद्यालय है, जो आज 75 वर्ष पूर्ण करके जो है इस प्लेटिनम जुबली के रूप में जो है इसको मना रहा है सर। वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की भारत चीन सीमा से सटे यमुना बॉर्डर क्षेत्र में विश्व धरोहर नंदा देवी नेशनल पार्क में तमाम वन्य जीव प्राणी देखने को मिल जाएंगे। वहीं दुर्लभ प्रजाति के हिम तेंदुए को भी आप देख सकते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क ऑफिशियल ने बताया कि इस बार बर्फ के सीजन में पार्क प्रशासन द्वारा इंडो तिब्बत सीमा पर सुमना और रिमखिम वैली में कई ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनमें कई स्नो लेपर्ड की दुर्लभ तस्वीरें कैद हुई हैं। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।